स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास ऑफ बायोपांडा 2.0। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके बहुत से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेगी एंड एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। बिकॉज बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम एनसीईआरटी से पढ़ने तो हो जाएगा पेपर क्लियर, क्या एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी से कैसे पढ़ें, क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स फॉलो करें। अब ये जो क्वेश्चन है ना कि एनसीईआरटी से पढ़ लें पेपर क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी इनफ है, इसका आंसर विद प्रूफ है यहाँ पे, बट उसके लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड 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 में यू आर गोइंग टू कमेंट वेदर इज दिस एनसीईआरटी इनफ। अब एनसीईआरटी तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे, ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रिपेयर एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, ठीक है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ताकि एग्जाम क्रैक हो, तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो भी इस वीडियो में है। नेक्स्ट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करें, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्या हम पीछे के क्वेश्चन सारे याद कर लेंगे तो पेपर क्लियर होगा। तो ये सब भी इस वीडियो में सॉर्ट आउट होगा कि हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या यूज होगा उनका, ठीक है। और लास्ट मंथ, एज नेक्स्ट मंथ तुम्हारा नीट एग्जाम है, तो लास्ट मंथ में क्या करें, तो इन सब क्वेरीज का आंसर इस वीडियो में है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और टेंशन ना लें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, नाउ वी गोना डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एक चैप्टर वाइज वीडियो है, चैप्टर 12th क्लास में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, यूनिट 1, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 2021 और 2020 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन में जहाँ पे दिया गया है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो इसके लिए अगर आपने ध्यान से ओव्यूल का स्ट्रक्चर किया हुआ है प्रिपेयर, ठीक है, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर अगर ध्यान से याद होगा तो तुम्हें याद होगा ऐसे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स के बीच में एक सेंटर में स्पेस होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, उस एम्ब्रियो सैक के बीच में ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे सेल्स, देयर आर सेल्स, सेंटर में भी सेल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ें तो क्या हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? लेट अस फाइंड इट आउट। चलो अब एनसीईआरटी यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली क्रैम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने क्रैम किए एक एक लाइन तो 8 न्यूक्लियेट एंड 7 सेल, डायरेक्ट एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दी है, डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है, तो डायरेक्टली आंसर लिख दो। बट अगर क्रैम करोगे तो सक्सेस के चांसेस कम है, बिकॉज कितना क्रैम कर पाओगे तुम। एनसीईआरटी दिखने में तो छोटी है बट उसके हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन, सो क्रैमिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट सीखो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर में जो एम्ब्रियो सैक है वहां पे होते हैं 3 एंटीपोडल सेल, 1 2 3। अभी 3 एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? चलेजिल एंड में, और इसके ऑपोजिट ही है माइक्रोपाइलर एंड। इस माइक्रोपाइलर एंड में अगेन देयर आर 3 सेल्स, जिसमें से 2 सेल्स जो है स्टार्टिंग के दैट आर साइनर्जिड्स, और इस साइनर्जिड्स के पीछे एक चुपके से सेल दिख रहा है वो है एग सेल, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर एंड ऐसा एंड है जहां से पोलन ट्यूब अंदर को आती है, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड में जो साइनर्जिड्स में ये दिख रहे हैं ना छोटे से स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म एपिडेक्टस, ये गाइड करते हैं इस पोलन ट्यूब को कि यस यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे बचे 2 बीच में सेल, ठीक है। तो ये जो 2 सेल दिख रहे हैं उसे हम काउंट करते हैं सिंगल सेल। तो मोस्ट ऑफ द किड्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो गलती नहीं करनी है। एम्ब्रियो सैक हैज 7 सेल, ठीक है। 3 ऊपर देख लिए हमने, 3 नीचे देख लिए, और 7th कौन सा है? ये वाला सेल, 7 सेल। अब इस सेल के अंदर ये जो 2 दिख रहे हैं हमें, वो 2 क्या है? वो 2 है न्यूक्लियस, ठीक है। सो वी हैव गॉट द आंसर कि 8
न्यूक्लियस है 7 सेल। तो ये जो सिंगल सेल है दैट इज नोन एज सेंट्रल सेल, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। और अगर तुम्हें याद होगा कि 2 पोलर न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, क्योंकि मेल ट्यूब से पोलन ट्यूब से आएंगे 2 न्यूक्लियस, ठीक है, 2 मेल गैमीट, जिसमें से एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा और वो बनाएगा एम्ब्रियो, और दूसरा मेल गैमीट कहाँ पे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म उसको खाना देगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो इट्स बेटर यू लर्न द कंसेप्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अब इस बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मे बी तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाले एंड में होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे कौन से सेल्स हैं, या तुमसे ये भी पूछा जा सकता है फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना इट डजंट मीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ये नहीं होता कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट अगर उस क्वेश्चन से उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पिक किया है तो हमें उसका आंसर, उसका कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the term used for transfer of pollen grains from anthers of one plant to the stigma of a different plant. One very important tip for NEET aspirants कि क्वेश्चन हमेशा शांति से और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जरा सा गलत रीड किया ना तो नेगेटिव मार्किंग होगी। So we are going to be careful. तो अगर ये क्वेश्चन बोला है कि एक प्लांट, वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, 2 डिफरेंट प्लांट की बात की गई है, ठीक है, और जहां पे 2 डिफरेंट प्लांट हो उसे हम कहते हैं ज़ीनोगैमी। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे देखो 3 और टर्म दी हुई है और ये तीनों टर्म एनसीईआरटी में वेल एक्सप्लेन्ड है। लेट्स फाइंड आउट एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं। एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे है। तो ये स्टार्ट होता है पॉलिनेशन से, ऑटोगैमी से। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें 2 फ्लावर के बारे में बताया गया, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो कभी खुलेगा ही नहीं, तो उसमें डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन। देन कम्स नेक्स्ट गेटिनोगैमी। गेटिनोगैमी क्या होता है? गेटिनोगैमी होता है कि प्लांट एक ही है, ठीक है, बट फ्लावर डिफरेंट है। तो है तो वो एक ही प्लांट बट फ्लावर डिफरेंट है, तो दिस इज गेटिनोगैमी। और रही बात ज़ीनोगैमी की, तो ज़ीनोगैमी मतलब कि दोनों प्लांट अलग अलग हैं। तो इट इज वेल एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि डिफरेंट प्लांट है, वन प्लांट टू द अदर प्लांट, ठीक है। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर तुमसे ये पूछा जाए या इस ईयर तुमसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, या फिर तुमसे ये पूछा जाए ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती, तो वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, क्योंकि वो कभी ओपन ही नहीं करेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको पॉलिनेटर्स ही नहीं चाहिए, ठीक है, दे कैन इवन प्रोड्यूस सीड विदाउट पॉलिनेटर्स, सो दैट इज क्लिस्टोगैमस। एंड एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर नीट, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज योर एनसीईआरटी। क्या पूछा गया था वो प्रीवियस ईयर से पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर से क्या पूछ सकते हैं वो तुम्हें कंसेप्ट समझ के थोरोली रीड करके पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइशियस, ठीक है। तो टर्म मोनोइशियस पता होनी चाहिए। और अब बोला जाता है ना, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर एक लाइन, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग गिवन इन एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू क्रैम एनसीईआरटी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। अब ये ही आंसर यू कैन इजीली गिव अगर ध्यान से एनसीईआरटी का एक पेज देखा हो, ये वाला, ठीक है। तो पेज नंबर 12, यहाँ पे देखो डायग्राम बना के दिए जिसमें से डायरेक्ट लिखा है मोनोइशियस प्लांट इज
चारा। चारा एक ऐसा प्लांट है, इसकी अगर इमेज भी तुम डायग्राम भी ध्यान से देखोगे तो ये जूम करके दिखाया गया है, जहाँ पे दिखाया गया फीमेल पार्ट भी है एक ही प्लांट में और मेल पार्ट भी। सो मोनिशियस प्लांट वो प्लांट है जिसमें मेल पार्ट भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट। मोनिशियस टर्म को अगर सिनोनिम हो, मतलब कि अगर एनिमल के केस में हमने मोनिशियस की जगह कोई और वर्ड यूज करना हो तो हम बायसेक्सुअल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे बायसेक्सुअल एनिमल लिखा हुआ है, अर्थवर्म, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोनिशियस, बायसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट और सेम कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी प्रेजेंट है एंड फीमेल भी प्रेजेंट है। रही बात यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, दे आर डिफरेंट टर्म। अब अगर पिछले साल ये क्वेश्चन पूछ लिया है चारा के बारे में, तो माइट भी तुमसे मर्केंशिया के बारे में पूछ ले कि मर्केंशिया मोनेशियस है कि डायोशियस। तो यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखो ना, मार्केंशिया ये है। अब मार्केंशिया में देखो मेल भी अलग है, फीमेल भी अलग है। सो मेल प्लांट इज हेयर, फीमेल प्लांट इज डिफरेंट। तो अगर दो male and female part are present in two different organisms, that means they are dioecious, ठीक है, that means they are unisexual। और वहीं पे एग्जाम्पल कॉकरोच का आ जाता है, वो भी यूनिसेक्सुअल। स्वीट पोटैटो से का पूछ लिए एग्जाम्पल, वहां पे मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, दैट मींस दैट इज बाइसेक्सुअल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर एनसीईआरटी। यू कांट मिस अ डायग्राम, and diagram से understanding is more as compared to learning it from the words। then 136 question, next question भी बहुत easy question है अगर एनसीईआरटी thoroughly पढ़ी। ये बोल रहे हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होते हैं उनकी वायबिलिटी, ठीक है। अब वायबिलिटी मतलब वो कब तक पोटेंशियल है जर्मिन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कब तक वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए पोएशिया, लेग्यूमिनेसिया, सोलेनेसिया। तो इसको भी एनसीईआरटी को देखेंगे हम। इसकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कुछ पोलन ग्रेन 30 मिनट्स तक रह सकते हैं, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन 30 मिनट्स रह सकते हैं और कुछ पोलन 4 मंथ्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू सेग्रीगेट कौन से मंथ के लिए रह सकते हैं, कौन से सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रह सकते हैं। 30 मिनट्स के लिए एग्जांपल दिया है राइस एंड वीट, ठीक है। और मंथ के लिए कौन सा रहेगा, रोजेशिया, लेग्यूमिनेशिया एंड सोलेनेशिया। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट यू कैन मार्क देम आउट। अब अगर 11th की तुम्हें बायोलॉजी याद होगी तो वहां पे हमने फैमिलीज की थी पोएशिया, तो पोएशिया में आते हैं राइस एंड वीट, ठीक है। तो अगर यहीं पे एनसीईआरटी में तुम मार्क कर दोगे कि राइस एंड वीट की फैमिली क्या है, पोएशिया, तो तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। डायरेक्ट इसमें अब हमें मिल गया आंसर, रोजेशिया, लेग्यूमिनेशिया एंड सोलेनेशिया। सोलेनेशिया पोटैटो फैमिली, लेग्यूम्स, पी प्लांट वगैरह, रोज फैमिली, तो ये थर्ड इज द आंसर। पोएशिया राइस वाले हैं तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन। अब इसके लिए स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए ओवा का। ओवा का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा होना चाहिए और उसके लिए अगेन वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, ठीक है। तो ओवम का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो बाहर जो लेयर है दैट इज कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर की जो लेयर आती है दैट इज जोना पेल्यूसिया, सेंटर में ओवम, और ओवम के साथ ही जो लेयर होती है वो होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट लाइन लिखी है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। सो आंसर तो यहीं से मिल गया, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, मे बी तुम्हें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, तुम्हें ये पूछ सके फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या होता है जो एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो ये है कि जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा से कांटेक्ट कर देता है तो मेम्ब्रेन में चेंज आता है, सो दैट चेंज इन द मेम्ब्रेन ब्लॉक्स एडिशनल स्पर्म, ठीक है। अब ऐसा स्पर्म में किसकी सिक्रीशन होती है जो इसको अंदर पेनिट्रेट करने देगा, तो दैट इज सिक्रीशन ऑफ एक्रोस्पर्म। तो इसी पैराग्राफ से आई कैन टेल यू 5 डिफरेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं
ऐसी एनसीईआरटी को पढ़ना है थोरोली और डिफरेंट क्वेश्चन को खुद से आंसर करना है ताकि तुम्हें पता लगे कि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन इजीली सॉल्व। तो इसका आंसर जोना पेल्यूसिड है। सो वी हैव अगेन यूज द एनसीईआरटी। ठीक है, और पीवाईक्यू से हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है नीट में। ठीक है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं पूछा गया, वेरिएशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। आईयूडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटर यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए। अब फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए आईयूडीज यूज की जाती है। आईयूडीज 3 टाइप्स की है और ये 3 टाइप्स बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में बताएगी विद एग्जाम्पल। So the 3 types of IUDs are, एक है नॉन मेडिएटेड, मतलब इनमें कोई केमिकल नहीं लगा है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, जिससे कॉपर रिलीज होता है। और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग। तो यहाँ पे तुम देख लो एग्जाम्पल, और कॉपर रिलीजिंग के भी एग्जाम्पल है। तो अगर इस बार तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है, तो अगली बार तुमसे कॉपर रिलीजिंग पूछ सकते हैं। पर जब कॉपर रिलीजिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो ये कॉपर 7 और कॉपर T नहीं देंगे, बिकॉज इससे डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो मल्टी लोड दे सकते हैं जिससे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो प्रॉपरली सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, और इसके लिए एनसीईआरटी इनफ है। बिकॉज एनसीईआरटी में तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो तुम्हें प्रिपेयर करने होंगे। और सारे बच्चे एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे, बट वो ही बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा जो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल मेमोराइज कर पाएगा, और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा और पेपर में वो करेक्टली आंसर चूज कर पाएगा। ठीक है, तो सक्सेस वो ही पाएंगे जो प्रॉपरली स्ट्रेटेजी से काम करें। सो इसका आंसर क्या है, हार्मोन रिलीजिंग। तो ये तीनों तो कॉपर रिलीजिंग है, तो LNG 20। और इस क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि हाउ दिस आईयूडीज मतलब यूज होती है, जैसे कि आईयूडीज क्या काम करती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, कॉपर आयन से क्या होता है, वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को लो करता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को होस्टाइल बनाती है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। अब बच्चे बोलेंगे पेपर बाहर से आ गया, बाहर से नहीं आया है, एनसीईआरटी से ही आया है, बस इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाने की जरूरत है। और वो कैसे लगाना है वो बताती हूँ। एनसीईआरटी को खोलो, एनसीईआरटी से यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू काम करता है, ये हार्मोन्स देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन निकलते हैं। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही तो प्लेसेंटा बनता है, तो जो प्लेसेंटा से हार्मोन निकलते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही निकलेंगे। सेकेंड, अ हार्मोन, ठीक है, रिलैक्सिंग कब निकला है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। कहाँ से निकला है, ओवरी से। अब ओवरी से निकला है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या होगा, ठीक है, एक तो ये प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है, दूसरा ये हेल्प करेगा पैचुरेशन, ठीक है, डिलीवरी का। अब रिलैक्सिन निकला है ओवरी से। ऑप्शन हमने जब देखे तो हमें तो डायरेक्ट ओवरी दिया ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ओवरी तो है ही नहीं ऑप्शन। सो नाउ वी आर इन डाउट कि क्या होगा। अब देखो, फीटस और ओवरी का कोई कनेक्शन नहीं, यूट्रस। अब डाउट आता है कॉर्पस ल्यूटेम एंड ग्राफिन फॉलिकल। तो इसके लिए तुम्हें ध्यान से कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हमारे ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल सेल्स होते हैं। वो फॉलिकल सेल ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, फिर उस ग्राफिन फॉलिकल से ओवा निकल जाता है,
ठीक है। अगर तुम्हें ये बात पता होगी कि ग्राफिन फॉलिकल से ओवा निकल गया, अब वो ओवा एम्प्यूला में आके फर्टिलाइज हो गए तभी प्रेगनेंसी होगी। और ग्राफिन फॉलिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? हार्मोन सिक्रीट करना। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल का तो काम सिर्फ ओवा निकालना था ना अपने आप से, और कन्वर्ट हो जाना कॉर्पस ल्यूटियम से। तो अगर ये चीज पता है कि दोनों क्या क्या रोल करते हैं, यू कैन डायरेक्टली गिव आंसर, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और ये हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमने एनसीईआरटी में रीड किया कि ओवरी से निकलता है रिलैक्सिन। अब ओवरी में कौन सा हार्मोन निकालता है वो हमें कंसेप्ट पढ़ के, कंसेप्ट को समझ के पता चलता। सो क्रैमिंग इज रिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 54। इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, तो ओवुलेशन मतलब ओवम रिलीज करना। जो अभी हमने ग्राफिन फॉलिकल से ओवा रिलीज किया ना, वो सेकेंडरी oocyte होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी वाली स्टेज में ओवम रिलीज होता है, दैट इज सेकेंडरी oocyte। तो वो सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल से। अब उसके लिए हार्मोन्स रिक्वायरमेंट है। तो जब ओवुलेशन होती है, इसके लिए हमें आनी चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंसेप्ट, उसका ग्राफ माइंड में है तो कोई भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलो एनसीईआरटी यूज करते हैं फिर से हम। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन ग्राफ है, इसको ध्यान से देखो। अब इसने बोला है कुछ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, कुछ हार्मोन ओवरी से निकलते हैं। ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पिट्यूटरी से जो निकलते हैं वो दैट इज एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी, मतलब मेंसेस ब्लीडिंग हो रही है, रप्चर्ड ओवा बॉडी से बाहर जाएगा। ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन हाई है? ईस्ट्रोजन हाई है, प्रोजेस्टेरोन लो। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी हाई होगा। जो प्रोजेस्टेरोन है ना और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, इन दोनों की बनती नहीं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो बेचारा ये कम होगा, और जब ये हाई होगा तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में, और P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन स्पॉट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन हाई होता है। ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? इनको ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये जो फॉलिकल्स हैं हमारे वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, F से फॉलिकल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? इन फॉलिकल्स को हेल्प करेगा कि ग्रो करो तुम लोग। ठीक है, तो जब ये ग्रो करेगा, ये ओवा प्रोड्यूस करेगा। तो 14 डे फॉलिकुलर फेज होगी, मतलब ग्रोथ शुरू होगी। 14 डे में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो इस डे में ओवा ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो ओवरी से निकल के एम्प्यूला में जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, जहां पे वो वेट करेगा स्पर्म की। अब जब ओवुलेशन हुई तो कौन सा वाला हार्मोन इंक्रीज करेगा? तो हमने यहाँ पे देखा ओवुलेशन के टाइम ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है। ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन अब नीचे होगा, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का एक ही काम था, फॉलिकल्स को ग्रो करना। दूसरा वाला हार्मोन जो पिट्यूटरी का है, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो है। तो ये दोनों हार्मोन चाहिए हमें ओवुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन में था which of the following hormone level will cause release of ovum। तो ओवम के लिए हमने अभी पढ़ा है कि हमें हाई ईस्ट्रोजन चाहिए और हाई एलएच चाहिए। तो इन्होंने लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच बोला, ये रिक्वायर्ड नहीं है। हाई ईस्ट्रोजन चाहिए तो वो है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया ओवुलेशन। अब ओवा बाहर निकल गया है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हाई है, अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ओवुलेशन होगी, ईस्ट्रोजन भी डिक्रीज करेगा। अब ल्यूटियल फेज में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन? ओवेरियन हार्मोन हाई है, ठीक है, या पिट्यूटरी हार्मोन हाई है। तो अगर हम देखें तो ओवेरियन हार्मोन जो हाई है दैट इज प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि जो ग्राफिन फॉलिकल जिसने ये ओवा निकाल दिया है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, क्योंकि इस प्रोजेस्टेरोन से ही प्रेगनेंसी सपोर्ट होती है, इसी से ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, थिक होगी। ठीक है, ताकि वो यूट्रस कैपेबल हो जाए एक बेबी को होल्ड करने की। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती
तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन गिर जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन गिर गया ना, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन तो ऑपोजिट चलते थे। प्रोजेस्टेरोन गिर गया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी को फील हो जाएगा कि बॉडी ब्लड में प्रोजेस्टेरोन गिर गया, प्रोजेस्टेरोन गिर गया तो पिट्यूटरी बोलेगी अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया जाए, वो रिलीज होगा और दोबारा से फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाएगी और फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे कि नेक्स्ट साइकिल शुरू कर दो और नेक्स्ट को रेडी करो। ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी दिस कंसेप्ट, हार्मोन्स ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव यूज्ड एनसीईआरटी टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, कंसेप्ट डेवलप करो, एनसीईआरटी को यूज करो। एंड रही बात एक्स्ट्रा सोर्स की, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023 या 2024 देन यू कैन चूज एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, बट यू हैव टू यूज इट स्ट्रेटेजिकली। बट अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हो देन डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, अभी रिवीजन करनी है एनसीईआरटी ही चूज करो। ठीक है, और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी वाइजली चूज करनी है, बिकॉज जितना सिलेबस है उसको अच्छे से करो। एनसीईआरटी के वर्ड्स को डिटेल में समझने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज कर लो, बट फॉलो एनसीईआरटी। 12th क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ दो जनरेशन की बात की। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर, बिल्कुल एंथर क्या है, पेरेंट है, पेरेंट का पोलन ग्रेन जाएगा फर्टिलाइजेशन में, कितनी नई जनरेशन बनेगी। टर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो ये 2 जनरेशन तो है ही नहीं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है। सीड इनसाइड द फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है। ठीक है, बट सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड है, 2n है। ठीक है, तो 2n फ्रूट भी कब बना था, जब सीड बना था, तो ये भी 2 जनरेशन नहीं होगी, दोनों 2n है। एम्ब्रियो साइक इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, तो ये 2 जनरेशन है। यहाँ पे ओव्यूल क्या है, 2n है, एम्ब्रियो साइक n है, यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या है, n है, एंथर 2n। सो 2 जनरेशन हमें 2 में दिख रही है, A and D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। मियाटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। जब भी मियासिस होती है तो वो 2 टाइप की होती है, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। ठीक है, तो जो मियासिस 2 होती है, जब फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम ही, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा एक्रोसोम यहाँ पे जोना पेलिसिडिया में रीच करेगा, उसी टाइम क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte की मियासिस 2 कंप्लीट हो, ताकि वो न्यूक्लियस रेडी हो जाए और फिर वो दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए। Then comes next question, 5th question. In which of the following techniques, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये PYQs के ही हैं, PYQs के ही हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तभी नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे। The next question is, in which of the following techniques the embryo are transferred to assist those females who cannot conceive? अच्छा, इन्होंने बोला है जो कंसीव नहीं कर सकती मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती तो देयर इज चांसेस ना कि, तो फिर गैमीट बनने का कोई फायदा ही नहीं। गैमीट बन रहा है या नहीं बन रहा है कि गैमीट, क्योंकि फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा तो बेबी कहाँ से बनेगा। तो इनको हमें डायरेक्ट कोई ऐसा सॉल्यूशन देना है जहाँ पे इसका यूट्रस यूज हो जाए। ठीक है, तो यूट्रस यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाइगोट दे सकते हैं। ठीक है, जाइगोट ट्रांसफर कर सकते हैं, जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, बिल्कुल, क्योंकि जाइगोट देंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, बस इस लेडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, तो गैमीट देने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो गिफ्ट वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे भी गिफ्ट एलिमिनेट कर देंगे। इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम किस लिए बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए करते हैं, तो ओवा में इंजेक्ट करते हैं स्पर्म साइटोप्लाज्म में उसके। ठीक है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। गिफ्ट एंड इंटर यूटेराइन ट्रांसफर। यूटेराइन ट्रांसफर मतलब यहाँ पे हम यूट्रस में एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
187. Which of these is not an important component of initiation of paturation in human? Paturation मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक चीज है, हॉर्मोन्स के रोल हमें पता होना चाहिए। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, तो पैचुरेशन में इसका कोई काम नहीं, सो प्रोलैक्टिन इज ऑफ नो यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एन ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब मलेरिया तुम्हें पता है मच्छर के काटने से होता है, कैंसर तुम्हें पता है किस वजह से होता है, ग्रोथ हो जाती है अनकंट्रोल ग्रोथ, मलेरिया फिर से कैंसर। ठीक है, तो जो पता है डिजीज वो कैंसिल कर दो। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्ब्स आर ऑल sexually transmitted disease. In water hyacinth and water lily pollination take place. अब अगर NCERT ध्यान से पढ़ी होगी ना, वहाँ पे क्लियरली लिखा है ये जो वाटर प्लांट है ना, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, इनके साथ वाटर तो लगता है ना, एक प्यारी सी बात है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ना पॉलिनेशन वाटर से करते हैं, तो जहाँ जहाँ वाटर है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, हो गया काम सॉल्व। ठीक है, तो ड्यूरिंग रीडिंग NCERT you have to read it carefully, अच्छे से पढ़ो उसको, कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। So correct answer is insects and bit. 70 क्वेश्चन, मैच द कॉलम। इसके लिए भी अगर NCERT ध्यान से पढ़िए तो इजी हो जाएगा। प्लेसेंटा भी हमने पीछे कवर किया था कि वो हार्मोन रिलीज करता है जिसमें HCG है, और ये इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो वो भी HCG है। ठीक है, फिर यूरिन टेस्ट के लिए, यूरिन जो टेस्ट किया जाता है तो उसमें भी HCG चेक करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में। जोना पेलिसिडा तुम्हें पता है, अभी करके आए थे हम, लेयर ऑफ ओवम। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये लुब्रिकेशन के लिए होता है पेनिस के। लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स सिक्रीट करते हैं। सो यू कैन मैच द कॉलम। ए का अगर हम देखें ऑप्शन 2, ए का ऑप्शन 2 सिर्फ एक में है, सो दिस वाज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is not an important component of initiation of paturation in humans? I think ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, that is prolactin, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। So the next question is, the body of ovule is fused within the funicle at. So ये NCERT में डायरेक्ट लाइन भी दी हुई है, और अगर उसका एग्जाम्पल अगर डायग्राम भी ध्यान से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ये ओव्यूल की बॉडी है, ठीक है, और ये फ्यूनिकल है। तो बॉडी और फ्यूनिकल का कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? इस वाली जगह में, तो ये क्या है? हाइड। सो आंसर इज दिस। तो अब आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओगे क्या NCERT से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है। एंड NCERT से क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं। NCERT अच्छे से पढ़ोगे तो नीट का एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओगे, बट यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। क्रैमिंग नहीं करनी, चीज़ों को अच्छे से समझना। यूज डायग्राम अच्छे से, जो जितने भी इमेजेस हैं सब प्रिपेयर करनी है, सब समझना है, सारे कंसेप्ट समझने हैं। एक्स्ट्रा रिसोर्स, अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है तो कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स मत यूज करो। अगर आप +1 +2 में हो तो एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज करो, बट ओनली टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ठीक है। सिर्फ चीजें समझने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज करो, बट याद तुमने NCERT करनी, मेमोराइज NCERT करनी है, बार बार प्रैक्टिस NCERT करनी है, ठीक है। और जिनका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ वो MCQs प्रैक्टिस करो NCERT। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि यार इस टॉपिक से क्या है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट ये रिप्रोडक्शन चैप्टर के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक्स के क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ऐसे सारे चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन पेपर जरूर लाएंगे आपके लिए। सो यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होते, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं।
लाइक अगर इस बार कॉपर रिलीजिंग आईओडीज पूछ लिया है, ठीक है, तो अगली बार हार्मोन रिलीजिंग पूछ लेंगे। सो ऐसा जरूर होता है। लास्ट मंथ में कैसे प्रिपेयर करें? एनसीईआरटी पढ़ो, कंसेप्ट्स में फोकस करो, ठीक है, रिवाइज करो, मेमोराइज करो एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली यू कैन सॉल्व द पेपर। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत होगी ना, उतना ही बेनिफिशियल होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे ट्यून्ड, स्टे